जिस दौर में महिलाएं फिल्मों में आने से घबराया करती थी, उस दौर में एक ऐसी अदाकारा भी आई जिसने न सिर्फ भारतीय सिनेमा का विश्व में मान बढ़ाया, बल्कि अपनी फिल्म निर्माण कंपनी की स्थापना कर कलाकारों के लिए मौके भी तैयार किए। यहाँ बात हो रही है महान एक्ट्रेस देविका रानी की, जिन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया और उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। 1931 में भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी और इसी के साथ भारतीय सिनेमा के एक शानदार युग की शुरुआत हुई। उस समय नायिकाओं के रोल के लिए एक्ट्रेसेस को खोजना काफी कठिन काम हुआ करता था। तब फिल्म के नायक और नायिका को गाना गाना आना भी बेहद जरूरी था। लेकिन इस दौर में 1933 में एक ऐसी हीरोइन सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी जिसकी खूबसूरती और अदाकारी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। 1933 में एक फिल्म आई थी कर्मा, जिसे उनके पति हिमांशु राय ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म में हिमांशु राय नायक और देविका रानी नायिका थी। फिल्म में दोनों के बीच में 4 मिनट लंबा लिप लॉक सीन था, जिसे लेकर फिल्म के बाद काफी बवाल मचा। लोग उनकी बोल्डनेस देखकर हैरान हो गए थे और फिल्म को बैन करने की मांग तक उठी। विवादों के बावजूद देविका रानी के अभिनय का लोहा लोगों ने माना और उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाने लगा। हालांकि वो बेहद ही बोल्ड और बिंदास रहा करती थी। उनकी लाइफ स्टाइल में शराब और सिगरेट भी शामिल थी। देविका रानी के फिल्मी सफर को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर में फिल्मों में आई किस तरह। 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम के पास वलतायर के बड़े जमींदार परिवार में जन्मी देविका रानी के पिता मद्रास प्रेसिडेंट के पहले सर्जन थे। परिवार ने सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। स्कूली पढ़ाई पूरी कर देविका ने रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन में दाखिला लिया। वह एक्टिंग के साथ उन्होंने डिजाइनिंग कोर्स भी पूरा कर उन्होंने 1927 में टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जॉब भी शुरू कर दी। 1928 में उनकी मुलाकात फिल्म मेकर हिमांशु राय से हुई। हिमांशु उस समय लंदन में रहा करते थे और फिल्म निर्माण करते थे। हिमांशु ने उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया और साथ में काम करते हुए दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने 1929 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बर्लिन में रहने लगे, लेकिन जैसे ही भारत में बोलती हुई फिल्में बनना शुरू हुई, वे भारत आ गए। यहाँ हिमांशु ने 1933 में कर्मा फिल्म बनाई, जिसमें वो खुद नायक और देविका नायिका के रूप में थे। वहीं 1934 में हिमांशु राय और देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। वे उस समय इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टूडियो हुआ करता था। इस स्टूडियो की पहली फिल्म हिमांशु राय ने देविका रानी और नजमुल हसन को लेकर 1935 में जवानी की हवा बनाई। इसके बाद हिमांशु राय ने दूसरी फिल्म जीवन नैया का निर्माण शुरू किया। इस फिल्म में देविका और नजमुल नायक नायिका की भूमिका में थे। इस फिल्म के दौरान देविका रानी और नजमुल हसन के बीच नजदीकियां काफी बढ़ने लग गई थी। हिमांशु राय को जैसे ये पता चला तो उन्होंने फिल्म को रोक दिया। कहा जाता है कि देविका नाराज होकर नजमुल के साथ चली गई थी और फिल्म रुकने से हिमांशु राय की मुश्किलें काफी बढ़ गई। उन पर कर्जा हो गया और लोग उन्हें पैसे के लिए परेशान करने लगे। फिल्म बिना हीरोइन के बनाना संभव नहीं था। ऐसे में शशधर मुखर्जी आगे आए, जो प्रोडक्शन में साउंड इंजीनियरिंग का काम देखते थे। उन्होंने देविका रानी को खोज निकाला और उनकी हिमांशु से सुलह करवाई। कहा जाता है कि देविका हिमांशु के साथ रहने को राजी हुई, लेकिन अपनी शर्तों पर। जीवन नैया फिल्म से नजमुल हसन को हटाकर अशोक कुमार को नायक के रोल में लिया गया, जो उस समय इसी प्रोडक्शन में लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। इस फिल्म से भारतीय सिनेमा को दादा मुही कहे जाने वाले अशोक कुमार जैसे लीजेंड एक्टर मिले, जिन्हें बॉम्बे टॉकीज ने इतना बड़ा मौका दिया, क्योंकि उससे पहले तक अशोक कुमार कभी भी अभिनय में सक्रिय थे ही नहीं। इस फिल्म के बाद बॉम्बे टॉकीज की 1936 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये फिल्म थी अछूत कन्या, जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी की जोड़ी एक बार फिर से नजर आई। इस फिल्म में देविका ने एक दलित कन्या का रोल निभाया था और एक गाना भी गाया था। इस फिल्म को छुआछूत के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार करने वाली फिल्म माना जाता है। अब तक देविका रानी अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ चुकी थी। उनकी सितारा हैसियत उस वक्त के सभी हीरो हीरोइन से कहीं ज्यादा थी।
अछूत कन्या के बाद एक बार फिर से जीवन प्रभात में अशोक कुमार और देविका रानी की जोड़ी काफी पसंद की गई। इसी के साथ ही उन्हें ममता और मिलन, जन्मभूमि, सावित्री, इज्जत, प्रेम कहानी, निर्मला, वचन, दुर्गा जैसी फिल्मों में भी अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें दर्शकों को उनकी अदाकारी काफी पसंद आई। उन्हें उन चंद शख्सियतों में से एक माना जाता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने का काम किया। वे जर्मन सिनेमा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। जर्मन एक्ट्रेस मार्लिन डीट्रिच को भी वो काफी फॉलो करती थी। उनकी एक्टिंग स्टाइल की तुलना ग्रेटा गार्बो से भी की गई। इसी कारण इन्हें इंडियन गार्बो भी कहा जाता था। 1940 में उनके पति हिमांशु राय का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज का संचालन खुद संभाला और इसमें शशधर मुखर्जी ने उनकी काफी मदद की। हिमांशु राय के निधन के बाद उन्हें अनजान और किस्मत जैसी फिल्मों में हाथ आजमाने का मौका मिला। अशोक कुमार को लेकर 1943 में बनाई किस्मत पहली मेगा हिट फिल्म बनी, जो लगातार 350 दिनों तक सिनेमा घरों में चली। कोलकाता के मदन टॉकीज में यह फिल्म 4 साल तक चली। इस फिल्म में बॉम्बे टॉकीज ने 280 कलाकारों को मौका दिया था। लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार को फिल्मों में लाने का श्रेय देविका को ही जाता है, जिन्होंने दिलीप कुमार को बॉम्बे टॉकीज में 1250 रुपए की मासिक वेतन की नौकरी पर रखा और उन्हें ज्वार भाटा फिल्म में नायक की भूमिका दी। देविका रानी ने ही दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार किया था। दिलीप कुमार के आने से पहले राज कपूर भी बॉम्बे टॉकीज में ही नौकरी करते थे। 1944 में ज्वार भाटा के समय तक अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए थे और इंडस्ट्री से किसी का साथ न मिलने पर देविका ने बॉम्बे टॉकीज बंद करने का मन बना लिया था। बॉम्बे टॉकीज के संचालन के दौरान वो काफी सख्त रहा करती थी और रूल फॉलो नहीं करने पर स्टार्स की सैलरी भी काट लिया करती थी। उन्होंने अपनी कंपनी से जुड़े कई लोगों के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर रखा था। इसके अलावा भी बॉम्बे टॉकीज में कई पाबंदियां थी। ऐसा ही एक किस्सा काफी चर्चित है, जब देविका रानी से बिना इजाजत उनके सिगरेट पीने पर उन्होंने दिलीप कुमार पर 100 रुपए का फाइन भी लगा दिया था। उनके इसी रवैये के कारण उन्हें लेडी ड्रैगन का नाम दिया गया। अपने प्रोडक्शन की आखिरी फिल्म के सेट डिजाइन को लेकर उनकी मुलाकात रशियन पेंटर स्वतोस्लाव रोरिच से हुई। 1 साल के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों कुल्लू मनाली में रहने चले गए और देविका ने 1945 के बाद हमेशा के लिए फिल्मों से खुद को दूर कर लिया। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने सिर्फ 15 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के दिलो दिमाग में ऐसी छाप छोड़ दी कि वो हमेशा के लिए अमिट हो गई। उनके समय में उनके जैसी सितारा हैसियत किसी और हीरो हीरोइन की थी ही नहीं। फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। जब दादा साहेब पुरस्कार देने का ऐलान हुआ तो सबसे पहले 1969 में देविका रानी को ही दिया गया। 1993 में उनके पति रोरिच के निधन के बाद 1994 में देविका का भी निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।